रिविजिट बुक्स पॉडकास्ट में आपका स्वागत है, जहां हम किताबों को छोटे छोटे ज्ञान में बदलते हैं जिनका आप हर दिन इस्तेमाल कर सकते हैं। आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाली हैं जिसका आइडिया सच कहूं तो बहुत साहसी और शायद थोड़ा चौंकाने वाला भी है। किताब का नाम है गुड एनर्जी और इसकी लेखिका है डॉक्टर केसी मीन्स। अब जरा सोचिए, कोई स्टैनफोर्ड प्रशिक्षित सर्जन है, कान, नाक और गले की सर्जरी में माहिर, करियर एकदम ऊंचाई पर। और फिर वो सब कुछ छोड़ देते हैं। हाँ बिल्कुल, डॉक्टर मीन्स ने ठीक यही किया। और उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उन्हें लगा कि वो जिस तरह से दवा का अभ्यास कर रही थी उससे वो लोगों की समस्याओं के जड़ तक नहीं पहुंच पा रही थी। बिल्कुल। और उनकी किताब एक बहुत ही शक्तिशाली सवाल से शुरू होती है। वो पूछती हैं कि क्या हो अगर आज की लगभग हर स्वास्थ्य समस्या, छोटी हो या बड़ी, जैसे मुहासे, चिंता, हाँ, बांझपन, डिप्रेशन से लेकर डायबिटीज, दिल की बीमारी और यहाँ तक कि कैंसर, ये सब अलग अलग बीमारियां हैं ही नहीं। क्या हो अगर इन सब के पीछे एक ही मूल कारण हो? एग्जैक्टली, यही इस किताब का मूल आधार है। ये एक तरह से क्रांतिकारी विचार है। हम जो स्वास्थ्य को अलग अलग डिब्बों में बांट कर देखते हैं, त्वचा के लिए अलग डॉक्टर, दिमाग के लिए अलग, दिल के लिए अलग, ये किताब कहती है कि शायद हम पूरी तरह से गलत दिशा में देख रहे हैं। असल में ये पूरी किताब इसी एक आइडिया के इर्द गिर्द घूमती है। लेखिका का तर्क है कि एक मूल कारण मेटाबॉलिक डिसफंक्शन है। मेटाबॉलिक डिसफंक्शन, इसे आसान शब्दों में कैसे समझाएंगे? आसान शब्दों में कहे तो हमारे शरीर की कोशिकाओं यानी सेल्स के ऊर्जा बनाने और इस्तेमाल करने के तरीके में आई गड़बड़ी। अच्छा। लेखिका इसे बैड एनर्जी कहती हैं। किताब का तर्क है कि हमारी आधुनिक जीवन शैली हमारे हजारों साल पुराने शरीर के डिजाइन से बिल्कुल मेल नहीं खाती, और यही टकराव हमें अंदर से बीमार कर रहा है। इस बात को समझाने के लिए वो अपनी माँ की कहानी बताती हैं, जो सच में दिल को छू जाती है। हाँ, उनकी माँ को हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, प्री डायबिटीज जैसी कई आम समस्याएं थीं, जो आजकल बहुत कॉमन है। बहुत कॉमन। उन्हें कई अलग अलग विशेषज्ञ देख रहे थे और हर कोई अपनी अपनी फील्ड की दवाइयां दे रहा था। और उन्हें बताया गया था कि उनकी उम्र के हिसाब से वो स्वस्थ हैं और सब कुछ नियंत्रण में है। और यही सबसे दुखद हिस्सा है। नियंत्रण में होने के बावजूद 71 साल की उम्र में उन्हें पैंक्रियाटिक कैंसर का पता चला और कुछ ही समय में उनकी मृत्यु हो गई। लेखिका को बाद में यह एहसास हुआ कि उनकी माँ की सारी छोटी छोटी बीमारियां असल में एक ही बड़ी समस्या के चेतावनी संकेत थे। वो अलग अलग समस्याएं नहीं थी। नहीं, वो एक ही चीज का लक्षण थी। उनकी कोशिकाओं में ऊर्जा का संकट। शरीर अंदर से संघर्ष कर रहा था और बाहर से हम सिर्फ लक्षणों को दबा रहे थे। तो फिर ये किताब किसके लिए है? क्या ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही इस किताब की सबसे जरूरी बात है। ये किताब असल में हर उस इंसान के लिए है जो रोजमर्रा की छोटी मोटी परेशानियों से जूझ रहा है। जैसे लगातार थकान महसूस करना, सुबह उठने पर ताजगी महसूस ना होना, ब्रेन फॉग दिमाग का ठीक से काम ना करना, चीजें याद ना रहना। हाँ, चिंता, मुहासे, या फिर बहुत कोशिशों के बाद भी वजन का कम ना होना। अच्छा, ये जो चीजें हम ये सोचकर नजरअंदाज कर देते हैं कि शायद काम का तनाव है या उम्र बढ़ रही है, लेखिका कह रही हैं कि ये हमारे शरीर के चेक इंजन लाइट की तरह है। बिल्कुल सही। लेखिका का तर्क है कि यही शुरुआती चेतावनी संकेत हैं कि हमारी कोशिकाएं ऊर्जा के लिए संघर्ष कर रही हैं। तो ये उन लोगों के लिए भी है जो अभी स्वस्थ महसूस करते हैं? जरूर, जो भविष्य में गंभीर बीमारियों से बचना चाहते हैं। और ये उन माता पिता के लिए तो बहुत ही जरूरी है जो बच्चों में बढ़ते मोटापे, फैटी लिवर और एडीएचडी जैसी समस्याओं को लेकर चिंतित हैं, जिन्हें किताब सीधे मेटाबॉलिक स्वास्थ्य से जोड़ती है। संक्षेप में, ये हर उस व्यक्ति के लिए है जिसे कहीं ना कहीं ये महसूस होता है कि हमारी आज की स्वास्थ्य व्यवस्था लोगों को सचमुच स्वस्थ बनाने के बजाय सिर्फ बीमारियों का प्रबंधन करना सिखा रही है। चलिए, तो फिर इस किताब की सबसे जरूरी सीखों की गहराइयों में उतरते हैं। जो पहली बात है वो शायद सबसे चौंकाने वाली है। हाँ, लेखिका इसे स्वास्थ्य सेवा का सबसे बड़ा झूठ कहती हैं। हाँ, और ये झूठ ये है कि हमारी स्वास्थ्य समस्याएं बहुत जटिल हैं और उनके अलग अलग कारण हैं। और इसी सोच की वजह से हमने साइलोड मेडिसिन यानी अलग अलग खानों में बंटी चिकित्सा को जन्म दिया है। शरीर के हर अंग के लिए एक अलग विशेषज्ञ। बिल्कुल, नाक के लिए राइनोलॉजिस्ट, दिल के लिए कार्डियोलॉजिस्ट, पीठ के लिए गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट। ये सभी विशेषज्ञ अपने अपने क्षेत्र में बहुत काबिल हैं, लेकिन वो अक्सर शरीर को एक पूरे सिस्टम के रूप में नहीं देख पाते। वाह, ये तो सोचने का बिल्कुल नया तरीका है।
मतलब मैं हमेशा सोचती थी कि मुहासे त्वचा की समस्या है और गठिया जोड़ों की। लेकिन ये किताब कह रही है कि रुको, इन सब के इंजन में एक ही गड़बड़ी हो सकती है। बिल्कुल। लेखिका अपना खुद का उदाहरण देती हैं। एक सर्जन के तौर पर वो लगातार साइनस और टॉन्सिल की सूजन का इलाज कर रही थी, साइनसाइटिस, टॉन्सिलाइटिस। वो कहती हैं कि वे सालों तक सिर्फ सूजन को काटकर निकाल रही थीं, लेकिन मेडिकल स्कूल में उन्हें ये कभी गहराई से नहीं सिखाया गया कि ये सूजन बार बार हो ही क्यों रही है। जड़ क्या है समस्या की? एग्जैक्टली। किताब का तर्क है कि माइग्रेन, गठिया, डिप्रेशन, त्वचा की समस्याएं, ये सब अलग अलग लगने वाली बीमारियां असल में एक ही धागे से जुड़ी हैं, और वो धागा है पुरानी लगातार बनी रहने वाली सूजन। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। बिल्कुल सही। ठीक है, तो अगर सब कुछ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन से जुड़ा है, तो ये सवाल उठता है कि ये सूजन हो क्यों रही है? हमारा शरीर हर समय इस लड़ाई के मोड में क्यों है? सही सवाल। और यहीं पर किताब हमें एक स्तर और गहरा ले जाती है। वो पूछती है कि शरीर में सूजन क्यों है, और जवाब है क्योंकि हमारी कोशिकाएं संकट में हैं। समस्या अंग में नहीं बल्कि कोशिकाओं में है। सही, उस अंग को बनाने वाली खरबों कोशिकाओं में। जब हमारी कोशिकाएं कुशलता से ऊर्जा नहीं बना पाती, तो वो एक तरह से खतरे का सिग्नल भेजती हैं। और हमारा इम्यून सिस्टम यानी प्रतिरक्षा प्रणाली उस खतरे पर प्रतिक्रिया करता है, और उसका प्रतिक्रिया करने का तरीका है सूजन। तो ये एक तरह का अलार्म सिस्टम है, जैसे घर में धुआं होने पर स्मोक अलार्म बजता है। आपने बिल्कुल सही एनालॉजी दी है। लेकिन अगर हम सिर्फ अलार्म को बंद करते रहें और आग बुझाने की कोशिश न करें, तो घर जल जाएगा। एग्जैक्टली। हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली मूल समस्या को ठीक नहीं कर सकती, जैसे कि खराब आहार, नींद की कमी या लगातार तनाव। वो सिर्फ अलार्म बजा सकती है। और जब मूल कारण बना रहता है, तो अलार्म भी लगातार बजता रहता है। और यही सूजन पुरानी या क्रोनिक बन जाती है। और ये सब हमारी कोशिकाओं के पावर हाउस यानी माइटोकॉन्ड्रिया में गड़बड़ी से शुरू होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, जो भोजन को ऊर्जा में बदलते हैं। हाँ, जिसे वैज्ञानिक भाषा में एटीपी कहते हैं। जब माइटोकॉन्ड्रिया ये काम ठीक से नहीं कर पाते, तो पूरी व्यवस्था चरमरा जाती है। यही बैड एनर्जी है। अच्छा, तो अगर समस्या कोशिकाओं और उनके माइटोकॉन्ड्रिया में है, तो सवाल ये उठता है कि ये संकट में क्यों है? ऐसा क्या बदल गया है कि हमारे शरीर के ये पावर हाउस काम करना बंद कर रहे हैं? यही इस किताब का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। लेखिका इसे विकासवादी बेमेल यानी इवोल्यूशनरी मिसमैच कहती हैं। विकासवादी बेमेल मतलब हमारा शरीर जिस माहौल के लिए बना था, हम अब उसमें रह ही नहीं रहे हैं। वाह, यह आइडिया बहुत जबरदस्त है। किताब कहती है कि हम असल में एक टाइम ट्रैवलर की तरह हैं। हमारे जीन्स हजारों साल पुराने हैं। जो भोजन की कमी, प्राकृतिक भोजन और लगातार शारीरिक मेहनत के लिए बने थे। बिल्कुल। लेकिन हमारा शरीर 21वीं सदी के सुपरमार्केट, ऑफिस की कुर्सी और तनाव भरी जिंदगी में जी रहा है। ये टकराव ही हमारी कोशिकाओं के लिए संकट बन गया है। लेकिन ये सब सुनने में थोड़ा डरावना लगता है। क्या इसका मतलब ये है कि आज हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो सब गलत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेखिका का मकसद डराना नहीं बल्कि जागरूक करना है। अच्छा, वो ये नहीं कह रही हैं कि आधुनिक जीवन शैली पूरी तरह से खराब है, बल्कि यह कि हमें इसके कुछ हिस्सों के बारे में होशियार होना होगा, जो हमारे प्राचीन शरीर के अनुकूल नहीं हैं। किताब मुख्य रूप से 4 बड़े कारणों पर ध्यान केंद्रित करती है। ठीक है, तो वो 4 कारण क्या है? पहला है अत्यधिक पोषण, क्रॉनिक ओवरन्यूट्रिशन। हम जरूरत से ज्यादा कैलोरी खा रहे हैं, और वो भी गलत तरह की। खासकर रिफाइंड चीनी और प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट्स। हाँ, ये हमारी कोशिकाओं के लिए ऐसा है जैसे किसी फैक्ट्री की असेंबली लाइन पर उसकी क्षमता से 10 गुना ज्यादा सामान फेंक दिया जाए। मशीनरी जैम हो जाएगी, काम ठीक से नहीं होगा और हर तरफ कचरा फैल जाएगा। हमारी कोशिकाओं में भी ठीक यही होता है। और दूसरा कारण, और ये थोड़ा विरोधाभासी लगता है, वो है पोषक तत्वों की कमी। न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज। हाँ, ये तो अजीब है। एक तरफ हम ज्यादा खा रहे हैं और दूसरी तरफ पोषक तत्वों की कमी है। हाँ, और यही आधुनिक आहार का सबसे बड़ा धोखा है। हम कैलोरी से भरपूर लेकिन पोषक तत्वों से खाली भोजन खा रहे हैं। मतलब पेट तो भर रहा है, पर पोषण नहीं मिल रहा। बिल्कुल। हमारे भोजन में उन जरूरी सूक्ष्म पोषक तत्वों मतलब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे मैग्नीशियम, जिंक, बी विटामिन्स की कमी है, जिनकी माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा बनाने के लिए सख्त जरूरत होती है। इसकी तुलना आप एक कार से कर सकते हैं, जिसमें आप पेट्रोल तो बहुत डाल रहे हैं, लेकिन इंजन ऑयल या कूलेंट नहीं डाल रहे हैं। नतीजा? इंजन गर्म होकर बंद हो जाएगा। एग्जैक्टली। ये तो बहुत अच्छी तरह समझ आया। और बाकी 2 कारण? तीसरा है
गतिहीन जीवन शैली, सेडेंट्री लाइफस्टाइल। हमारे पूर्वज दिन भर चलते फिरते थे। हमारा शरीर मेहनत करने के लिए बना है। और हम ज्यादातर समय बैठे रहते हैं। हाँ, तो हम अपने शरीर को यह संकेत ही नहीं देते कि उसे ज्यादा ऊर्जा की जरूरत है। इसलिए वो नए और बेहतर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं बनाता। और चौथा और आखिरी कारण है पुराना तनाव और खराब नींद। हाँ, क्रॉनिक स्ट्रेस एंड पुअर स्लीप। हाँ, जब हम लगातार तनाव में रहते हैं या ठीक से सोते नहीं हैं, तो हमारा शरीर कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन छोड़ता है। ये हार्मोन सीधे हमारे माइटोकॉन्ड्रिया पर हमला करते हैं और उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। ये ऐसा है जैसे आपके पावर हाउस पर लगातार बमबारी हो रही हो। ठीक है, ये सब बहुत मायने रखता है। कोशिकाएं, माइटोकॉन्ड्रिया, विकासवादी बेमेल, ये सब थोड़ा अदृश्य और जटिल लग सकता है। एक आम इंसान कैसे जाने कि उसके शरीर के अंदर ये सब चल रहा है? क्या हमारे शरीर में कोई डैशबोर्ड या चेक इंजन लाइट होती है? ये एक बहुत ही व्यवहारिक और जरूरी सवाल है, और किताब का जवाब है हाँ, होती है। हम इन संकेतों को देख सकते हैं, माप सकते हैं। और इसके लिए किसी फैंसी टेस्ट की जरूरत नहीं है? बिल्कुल नहीं। लेखिका 5 सरल मार्कर्स पर जोर देती हैं जो ज्यादातर लोगों को अपने सालाना चेकअप में मिलते हैं, लेकिन हम अक्सर उन पर ध्यान नहीं देते। और वो 5 मार्कर क्या हैं? पहला है कमर का घेरा, वेस्ट सर्कमफ्रेंस। ये सिर्फ वजन या सुंदरता की बात नहीं है। कमर के आसपास जमा चर्बी, जिसे विसरल फैट कहते हैं, हाँ, वो मेटाबॉलिक रूप से बहुत खतरनाक होती है और लगातार सूजन पैदा करने वाले केमिकल छोड़ती है। अच्छा। दूसरा है ब्लड प्रेशर। तीसरा है खाली पेट ग्लूकोज, जो बताता है कि शरीर शुगर को कितनी अच्छी तरह से मैनेज कर रहा है। चौथा है ट्राइग्लिसराइड्स, जो खून में मौजूद फैट का एक प्रकार है। और पांचवा है HDL, अच्छा कोलेस्ट्रॉल। और किताब बताती है कि इन मार्करों का स्वस्थ श्रेणी में होना कितना जरूरी है। लेकिन जो आंकड़ा मुझे सबसे ज्यादा चौंका गया वो ये था कि अमेरिका में 93% से भी ज्यादा वयस्कों में इन 5 में से कम एक मार्कर असामान्य है। 93%? हाँ, 93%। हाँ, ये आंकड़ा भयावह है और ये दिखाता है कि ये समस्या कितनी व्यापक है। ये सिर्फ कागज पर लिखे नंबर नहीं है। ये हमारी खरबों कोशिकाओं के अंदर क्या चल रहा है उसके सीधे सुराग हैं। ये हमारी चेक इंजन लाइट हैं जो हमें बता रही हैं कि सिस्टम में कहीं कोई गड़बड़ी है। तो इन सब का क्या मतलब है? इस सारी जानकारी का निचोड़ क्या है? मेरे लिए इसका मुख्य संदेश सशक्तिकरण का लगता है। एम्पावरमेंट। हाँ, ये किताब हमें बताती है कि बीमारियां अचानक आसमान से नहीं टपकती। वे अक्सर हमारी कोशिकाओं के सालों के संघर्ष का तार्किक परिणाम होती हैं। बिल्कुल, ये पूरी सोच को बदल देता है। ये ध्यान गोलियों से लक्षणों को मैनेज करने से हटाकर एक ऐसा वातावरण बनाने पर केंद्रित करता है जहां हमारी कोशिकाएं फल फूल सकें और अपना काम ठीक से कर सकें। सही। ये किताब सिर्फ समस्या बताकर नहीं छोड़ती, ये एक व्यवहारिक मार्गदर्शिका भी है। यह हमें गुड एनर्जी को फिर से पाने का एक रोडमैप देती है, जिसमें असली संपूर्ण भोजन खाने, नींद को प्राथमिकता देने, नियमित रूप से हिलने डुलने और तनाव को प्रबंधित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। और मुझे लगता है कि ये एक उम्मीद भरा संदेश है। इसका मतलब है कि हमारा स्वास्थ्य काफी हद तक हमारे अपने हाथों में है, हमारी रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतों में। बिल्कुल। एक अंतिम विचार के लिए जो मेरे दिमाग में अटक गया है, किताब हमें भोजन को सिर्फ कैलोरी या प्रोटीन, फैट, कार्ब्स के रूप में नहीं, बल्कि सूचना के रूप में देखने का सुझाव देती है। हाँ, इन्फॉर्मेशन। ये है एक बहुत ही गहरा विचार है। हमारा हर निवाला, हमारा हर भोजन हमारी कोशिकाओं के साथ एक बातचीत है। ये हमारे जीन्स को निर्देश भेजता है। तो आज का बड़ा सवाल ये है कि हम अपने शरीर को क्या संदेश भेज रहे हैं? क्या हम सुरक्षा, पोषण और मरम्मत के संकेत भेज रहे हैं या तनाव, खतरे और अव्यवस्था के? चुनाव हमारा है। चुनाव हमारा है। ये था आज का विश्लेषण। हालांकि यह चर्चा पुस्तक के पूरे पाठ का स्थान नहीं ले सकती, लेकिन यह इसकी शिक्षाओं की एक झलक जरूर दे सकती है। मुझे आशा है कि आपको ये चर्चा उपयोगी लगी होगी और मैं आगे भी आपके साथ साझा करने के लिए उत्सुक हूँ। मुझे बताएं कि आप अगली बार किस पुस्तक पर चर्चा सुनना चाहते हैं।